हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे ऑल माय सन्स ड्रामा की समरी, जिसको लिखा है आर्थर मिलर ने। नाउ लेट अस बिगिन विद द समरी। समरी के बिगनिंग में हमें जो केलर से मुलाकात होती है, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है J.O. केलर एंड सन। अब ये जो कंपनी है ये अकेले रन नहीं करते हैं। इस कंपनी में एक पार्टनर है स्टीव डीवर के नाम से। तो केलर और डीवर दोनों मिलकर इस फर्म को रन करते हैं, इस कंपनी को रन करते हैं। अब ड्रामा में दिखाया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है, P-40 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। P-40 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है अर्जेंटली, जिसकी वजह से इनकी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि इन्हें सिलेंडर हेड्स बनाने हैं इन एयरक्राफ्ट के लिए। तो इनकी कंपनी ये ऑर्डर ले लेती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा ऑर्डर होता है, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ऐसा सोच के जब इस कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग वर्क करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके जो सिलेंडर हेड्स जो बने हैं फाइनली वो डिफेक्टिव हैं और अनफिट है P-40 एयरक्राफ्ट के लिए। लेकिन केलर जो होता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की डर से कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, इस डर से ये डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स को ही सप्लाई कर देता है। जबकि स्टीव डीवर इस चीज के काफी अगेंस्ट होता है। वो कहता है कि हमें ये नहीं भेजने चाहिए, लेकिन केलर उसे कन्विंस करता है कि मैं कल को फर्म से कोई नुकसान होता है, कोई बात होती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, कि मेरा डिसीजन था भेजने का। इस बात से स्टीव डीवर भी मान जाता है, कन्विंस हो जाता है। अब क्या होता है, ऑपरेशन के टाइम पे ये जो P-40 एयरक्राफ्ट हैं ये क्रैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से 21 पायलट्स किल्ड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और जो और स्टीव बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करते हैं। तो जब कोर्ट में इन दोनों को बुलाया जाता है, केस चल रहा होता है इन लोगों पे, तो कोर्ट में जो केलर है वो तो ये बोल देता है कि जब ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, जब ये सिलेंडर हेड्स बन रहे थे, उस टाइम पे मैं तो बहुत ही बीमार था, तो मेरा पार्टनर स्टीव डीवर ही सारी चीजें संभाल रहा था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट इसके हाथ में था। और टेस्टिंग के टाइम पे भी स्टीव डीवर ही वहाँ प्रेजेंट था, मैं प्रेजेंट नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। ऐसा कहने से केलर जो होता है उसको तो कोर्ट मान लेती है, उसकी बात समझ जाती है, एडमिट कर लेती है कि उसका इलनेस का रीज़न था। लेकिन डीवर फंस जाता है और डीवर को हो जाती है इम्प्रिजनमेंट, मीन्स उसको जेल भेज दिया जाता है। इतना हो जाने के बाद डीवर के एक बेटा है जॉर्ज और एक बेटी है एनी। ये दोनों को जब पता चलता है कि फादर की वजह से 21 पायलट्स की डेथ हो गई है जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के लालच में, तो ये दोनों अपने फादर को बॉयकॉट कर देते हैं। इनकी इनसे बहुत फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट होती है और ये कहते हैं कि हम आपसे नफरत करते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये डीवर की बात भी नहीं सुनते हैं, इनको लगता है कि इनके फादर का पूरा फॉल्ट है। अब इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है क्रिस केलर। अब ये केलर केलर है, मीन्स ये जो केलर का बेटा है। तो ये जो केलर के दो बेटे हैं, एक तो लैरी केलर है और एक क्रिस केलर है। क्रिस केलर छोटा बेटा है, लैरी केलर उनका बड़ा बेटा है। तो लैरी केलर से ये जो एनी है, मीन्स डीवर की जो बेटी है एनी, ये लैरी से एंगेजमेंट हो रखी है इसकी, लेकिन लैरी की हो चुकी है डेथ। तो अब ये किससे प्यार करती है, क्रिस केलर से प्यार करती है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये चाहती है कि इसकी क्रिस से शादी हो जाए, लेकिन केट केलर जो कि क्रिस केलर लैरी केलर की मदर है और जो केलर की वाइफ है, वो इस शादी के अगेंस्ट है। वो किस शादी के अगेंस्ट है, क्रिस केलर और एनी की शादी के। अब ऐसा क्यों है, वो इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि केट केलर का ये मानना है कि उनका जो बेटा है लैरी केलर, उसकी अभी डेथ नहीं हुई है, वो घर आएगा। अब ये जो लैरी केलर है ये प्रोफेशन से पायलट ही है, और केट केलर ऐसा क्यों बोलती है कि मैं शादी नहीं होने दूंगी क्योंकि मेरा बेटा तो जिंदा है और वो कभी भी आ सकता है। जब वो आएगा देखेगा कि तुम्हारी शादी क्रिस से हो गई तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। ऐसा कह के केट केलर तो अगेंस्ट हो जाती है शादी के लिए। और ऐसा केट को बोला किसने, फ्रैंक लूबे। फ्रैंक लूबे केट का नेबर है जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है। उसके हिसाब से 25 नवंबर यानी जिस दिन लैरी केलर की डेथ हुई थी, जो डेट उसकी डेथ मेंशन करती है, उसका ये मानना है कि 25 नवंबर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट डे था लैरी केलर के लिए, तो इस दिन वो नहीं मर सकता। और उसकी इस बात पर केट केलर पूरा भरोसा करती है, एक माँ होने के नाते उसका ऐसा मानना है कि मेरे जो बेटा है लैरी, उसकी अभी डेथ नहीं हुई है। इतना होने के बाद केट केलर
लैरी की याद में एक ट्री प्लांट को अपने गार्डन में प्लेस करती है, उसको लगाती है। उसको लगता है कि मैं इन मेमोरी ऑफ लैरी इसको लगाऊंगी। इतना होने के बाद क्या होता है, अब ये जो जॉर्ज है, जॉर्ज केलर, जो जॉर्ज स्टीव है, वो जाता है अपने फादर से मिलने जेल में। और उसके फादर, जब वो स्टीव को मिलता है तो उसके फादर को मिलने के बाद उसे पता चलता है पूरा सच इस सब के पीछे कि इन सब में किसका हाथ है, एक्चुअल में जो केलर का हाथ है। और उससे अपने फादर की इम्प्रिजन में इतनी गंदी कंडीशन देखकर भी बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। अब वो बहुत गुस्से में आता है यहाँ पर जो केलर के पास, और उससे बहुत ही ज्यादा फाइट करता है, आर्ग्यूमेंट करता है कि सारा फॉल्ट तुम्हारा था, लेकिन तुमने अकेले सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर यानी स्टीव डीवर पे डाल दिया। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा घर में आर्ग्यूमेंट होती है। और जॉर्ज ये बोलता है एनी से कि इस फैमिली से मैं तुम्हारा कोई रिश्ता चलाऊंगा ही नहीं, ना तुम्हारी शादी क्रिस से होनी है, ना इस फैमिली से हमारा कोई रिलेशन है, क्योंकि इस फैमिली में एनिमल्स रहते हैं, दे डोंट हैव फीलिंग्स। तो ऐसा जॉर्ज कहता है एनी को, और जो केलर को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है। अब ये जो केलर को खरी खोटी सुनाता है, इसके बाद वहां पर आ जाता है क्रिस, इनका छोटा बेटा, जिससे एनी प्यार करती है। ये सारी बात क्रिस को पता चलती है और क्रिस मान जाता है कि हाँ, मेरे फादर जो केलर का इन सब में हाथ है, क्योंकि उसे बहुत दिनों से और बहुत पहले से डाउट था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन सब चीजों में। तो क्रिस भी इस बात को मान लेता है और केट केलर को भी पता चल जाता है कि इनका फॉल्ट था। तो इस तरह से पूरी फैमिली को पता चल जाता है जो केलर इज एट फॉल्ट। अब जो जॉर्ज है इतना सारा यहाँ से सुनाकर तो चला जाता है और एनी से बोलता है कि हम कोई रिलेशन नहीं रखेंगे इनकी फैमिली से। इसके बाद क्या होता है, जो के घर में जो इनका बेटा है क्रिस केलर, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके जो फादर है, फाइनली उसको पता चल जाता है ये सारी जो ब्लेम है सब उसके फादर का ही है। और एनी भी बहुत अपसेट होती है, वो चाहती है कि उसकी शादी क्रिस से हो जाए और उसको बहुत प्यार करती है, क्योंकि जॉर्ज भी नहीं मान रहा होता है। तो वो जाती है अपने घर, वहां से लाती है एक लेटर। उसके पास लेटर होता है जो लैरी ने उसे भेजा था अपनी डेथ से पहले। तो अपनी डेथ से पहले लैरी ने जो लेटर भेजा था एनी को, वो लेटर लेके आती है केलर्स के घर पे, और केलर्स के घर पे वो लेटर केट को दे देती है। वो बोलती है कि मेरा ये लेटर, लैरी का लेटर आपको देने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। अब वो लेटर कोई मामूली लेटर नहीं था, वो एक सुसाइडल नोट था। लैरी खुद एक पायलट था। जब उसको पता चला कि उसके फादर की कंपनी के थ्रू डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भेजे गए थे, जिसकी वजह से 21 पायलट्स की डेथ हो गई थी, ऐसी चीज से वो बहुत ही ज्यादा अशेम्ड हो गया था अपने फादर की इस कारनामे पर, और उसने सुसाइड कर ली थी। उसने बोला था कि ये जो 21 पायलट्स हैं, ये सारे आपके बेटे ही थे एक तरह से, जिसकी वजह से इस ड्रामा का नाम है ऑल माई सन्स। तो वो सारे एक तरह से आपके बेटे थे, आपने खुद अपने बेटों को ही मार दिया, और मैं बहुत अशेम्ड हूँ कि आप मेरे फादर हो। मैं ये चीज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो सुसाइड कमिट कर लेता है। और ये उसका सुसाइडल नोट केट अब पढ़ लेती है। जब केट पढ़ लेती है तो केट बोलती है, पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, वो बहुत अपसेट होती है, रोती है। फिर वहां पे उसी टाइम पे जो केलर आ जाता है। तो जो केलर भी वहां पर उस लेटर रखे हुए लेटर को पढ़ता है, जिससे उसे बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत ही बुरा फील होता है। शॉक्ड हो जाता है वो कि उसके बेटे ने एक्चुअल में उसके फादर की वजह से डेथ की, सुसाइड कमिट की थी। ऐसा होने के बाद क्या होता है, क्रिस जो होता है वो भी अपने फादर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी, और अपने फादर को बहुत कुछ बोलता है कि आपकी वजह से भैया की डेथ हुई है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो केलर क्या करता है, अपने रूम में जाता है बहुत ही गिल्टी और शॉक वे में, और एक गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है। तो जो केलर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब बचते हैं केट केलर, क्रिस और एनी उधर। अब केट केलर और क्रिस, ये माँ बेटे में से माँ बोलती है क्रिस को तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसको क्लीवलैंड यानी यहाँ से काफी दूर एक जगह है वहां पर जाने को बोलती है, और बोलती है कि वहां जाके तुम एनी से शादी करके एक अच्छी अपनी जिंदगी बिताना, और इन सब से बहुत ही दूर चले जाओ। इस तरह से ये जो ड्रामा है इसकी एंडिंग हो जाती है। So this was all about the summary of All My Sons. If you like my video, like it, share it and subscribe it. Thank you.